हाँ जी, गुड इवनिंग अमित जी, रवीना, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, अभी तक ज्वाइन नहीं किया। हाँ जी, चलो एक और कैंडिडेट, सुमनप्रीत, गुड इवनिंग। हाँ जी, हरमन, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, अभी तक ज्वाइन नहीं किया। हाँ जी, आप तो 4 कैंडिडेट ही लग रहे हैं, आज कोई क्लास ही नहीं ज्वाइन कर रहा। ओके, जगजीत, गुड इवनिंग। सभी ने ज्वाइन कर लिया? हाँ जी, रितेश, मीनू, सभी को गुड इवनिंग।
हाँ जी, गुड इवनिंग जी। पूजा, मीनू, मुस्कान। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ जी, अब सभी ने ज्वाइन कर लिया है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या है? हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ जी, जोबन गुड इवनिंग जी। अभी तक एक ही आंसर है, अंकित का डी। और अमित का आंसर ये है। चलो, अभी तक इस पे थोड़ा डिस्प्यूट है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। In view of Article 20 of the Constitution of India, no person accused of offence can be compelled to give his signature or thumb impression for identification. कहते किसी व्यक्ति को सिग्नेचर के लिए और थंब impression के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये ये चीज मानी जाती है कि देखो किसी के थंब impression लेते हैं या सिग्नेचर लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज मानी नहीं जाती। मतलब ये चीज मानी नहीं जाती, लॉ ये चीज मानता नहीं है। एक एक आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, लॉ में हमने पढ़ा है। आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मान लो ए ने मर्डर किया है, ठीक है, ए ने मर्डर किया है बी का, और सी ने देख लिया, तो सी को थाने में ले जाकर
उसके सामने चार व्यक्ति खड़े किए जाएंगे, दो तीन चार, मतलब आप पहचान करो इसकी कि यही व्यक्ति है जो ए है। ठीक है, आप पहचान करो कि ये ए ही है। जिस वक्त मर्डर हुआ आप देख रहे थे कि क्या ये ए है, तो ये चीज कोर्ट नहीं मानता। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट के भी अगेंस्ट है, क्योंकि वैसे तो किसी का नाम भी लिया जा सकता है कि हाँ जी मैं जानता हूं इसे, जब मैं देख रहा तो ये गोली चला रहा था। ठीक है, तो जैसिका लाल मर्डर केस में जो मनु शर्मा था, मूवी भी बनी है उस पे, तो पहले उसको छोड़ दिया था मतलब। ठीक है, इसी दार पे कि आपको पहचान नहीं पाई कि कौन है, ये है वो है, मतलब लॉ इस चीज को मानता नहीं है। वो तो पुलिस पे शक करता है, लॉ जो कोर्ट है पुलिस पे शक करती है कि देखो आप तो मारपीट के किसी को भी कहला सकते हैं कि ये कत्ल मैंने किया है, ये मर्डर मैंने किया है। तो सिग्नेचर और थंब ऑपरेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। लेकिन अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रूलिंग दे दी है कि देखो आप आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी के सिग्नेचर लेते हो, जहां थंब ऑपरेशन लेते हो, तो वो चीज गलत नहीं मानी जाएगी, वो चीज गलत नहीं मानी जाएगी। ठीक है, पहले नहीं लेते। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थंब ऑपरेशन और सिग्नेचर पहले नहीं लेते। जब कोर्ट किसी को सजा सुना देता है तो तब उसकी स्पेसिफिन राइटिंग, उसके सिग्नेचर और थंब ऑपरेशन लेते हैं। हाँ जी तमन्ना, गुड इवनिंग। हाँ जी, तो कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 20 की वायलेशन नहीं होगी। ठीक है, जो आप किसी के सिग्नेचर लेते हो, थंब ऑपरेशन लेते हो, तो ये मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं माना जाएगा, मतलब ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट नहीं है। अभी अभी कोर्ट ने रूलिंग की है इस पे, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि 20 की वायलेशन नहीं मानी जाएगी, आप किसी के सिग्नेचर लेते हो। तो पहली स्टेटमेंट क्लियर है, लेकिन ये है फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ये आर्टिकल 20 के अगेंस्ट है। हाँ जी, ये चीज समझाई। दूसरा, गिव और टेस्टिमनी आइदर इन और आउट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कहते किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए जहां तो कोर्ट के अंदर जहां कोर्ट के बाहर। ठीक है, तो उसको विटनेस नहीं बनाया जा सकता और विटनेस नहीं ली जा सकती, ना ही कोर्ट के अंदर ना कोर्ट के बाहर। चलो हम पॉलिटी की छोड़े, हमने लॉ में बहुत डिटेल में पढ़ी ऐसी चीजें। ठीक है, कि पुलिस तो किसी से भी कहला सकती है। ठीक है, मान लो उसे पकड़ के लेके आए, उस पर चोरी का केस डाल दिया, ठीक है, सामान भी बरामद कर लिया, कोई और ही दिखा दिया कि ये पकड़ा गया इनसे। ठीक है, तो उसको बहुत मारे रात को, मतलब पुलिस वाले। ठीक है, तो वो मजबूर में कह दे कि हाँ ये चोरी मैंने की है। ठीक है, तो ये चीज लॉ नहीं मानता ये चीज। ठीक है, टेस्टिमनी पर्सन की लॉ नहीं मानता, सेल्फ इनक्रिमिनेशन को लॉ नहीं मानता कि अपने ही खिलाफ आप टेस्टिमनी दो, गवाही दो कि हाँ मैंने ये चीज गलत की है, तो लॉ इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो आप मुझे बताएं कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, जो टेस्ट होते हैं, जो टेस्टमनी होती है, जो टेस्ट होते हैं कोर्ट में, वो कंपेल नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिशनरी पावर होती है। लॉ वाले बच्चों ने सीआरपी 164 सेक्शन पढ़ी होगी, 164। लॉ वाले एलएलबी किसने की है? सीआरपीसी 164 सुना है आपने? बोलो, लॉ वाले किधर गए? हाँ जी, किधर गए लॉ वाले बच्चे? हाँ जी, लॉ वाले किधर गायब हो गए भाई? हाँ जी, सुमनप्रीत किधर गए? सुमन, ओ सॉरी, क्या नाम है इनका, हरमनप्रीत। एलएलबी वाले किधर गए?
किसी ने एलएलबी नहीं किया? हाँ जी हरसिमरन। हाँ जी। अरे भाई हरसिमरन, आप तो लोग ही गए। चलो मैं बताता हूं। सीआरपीसी सेक्शन 164 क्या है कि कोई व्यक्ति कोर्ट में जज के सामने अपनी टेस्टामनी देता है, ठीक है, उनको कलम बंद करता है कि जो चीज मैं आज कह रहा हूं ये हमेशा ही ऐसी रहेगी, जो मैं चीज कह रहा हूं कि ये मेरी स्टेटमेंट है। वो भी डिस्क्रिशनरी है, किसी पुलिस किसी को कंपेल नहीं कर सकती कि आप 164 के तहत आप जबरदस्ती किसी को ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जज से पूछता है कि जो आप कह रहे हैं आज मुझे लिखवा रहे हैं, आप जो कोर्ट में कहना चाहते हो, तो ये आपको किसी ने मजबूर किया है कि अपनी इच्छा से है, ठीक है। तो व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी इच्छा से ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं आपको टाइम वेस्ट ना करूं, मैं एक चीज कहूं कि हमने लॉ में एक ही चीज सीखी है कि पुलिस कोर्ट में कुछ भी कहे, पुलिस कोर्ट में एफआईआर में कुछ भी लिख दे, तो जज ने उसे मानना नहीं है। जज नहीं मानेगा कि ये चीज है। चाहे कोई एक्यूज्ड पर्सन कोर्ट में चला चला कहे कि मैंने मर्डर किया है, ठीक है, तो कोर्ट एक ही चीज हमने लॉ में सीखी है कि जज कहेगा नहीं, ठीक है। तो पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज लॉ नहीं मानता, तो फिर जज कैसे करता है? जज जज करता है, एविडेंस होते हैं जब, फिर वो जजमेंट करता है कि ये व्यक्ति का फॉल्ट है या नहीं है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो आर्टिकल 20 कन्वेक्शन से रिगार्डिंग है। पहला, गिव ए सिग्नेचर और थंब ऑपरेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो ये भी सही नहीं है, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये कोर्ट ने रूलिंग दे दी है इस पे, तो ये यस भी सही भी है, ये देखा जाए तो सही भी है, ठीक है। लेकिन मैं फिर आ गई, ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये पुलिस नहीं लेगी सिग्नेचर और थंब ऑपरेशन, ये कोर्ट लेगी जब सजा किसी को हो गई तब। जिस दिन सजा होती है जेल छोड़ने से पहले उसका थंब ऑपरेशन और सिग्नेचर लिए जाते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। बोलो ये चीज क्लियर है? क्यों? आपने सुना होगा, ठीक है, आ, आपने, सॉरी मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है, तो ये अफवाहें आ रही हैं मीडिया में भी कि जो आ, सच्चा सौदा सिरसे वाला बाबा जी हैं वो जेल में है, आपको पता होगा, गुरमीत राम रहीम। हाँ जी, पता है सभी को, ठीक है। तो हाँ जी, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि बाबा तो जेल में नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी मुसीबत से बचने के लिए कोर्ट थंब ऑपरेशन लेती है, सिग्नेचर और थंब ऑपरेशन लेती है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये वही व्यक्ति है। स्पेसिमेन हैंडराइटिंग भी लेती है जेल छोड़ने से पहले। ये चीज आपने याद रखनी है कि जेल छोड़ने से पहले, तो ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि, 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 कि किसी पे किसी और को ना सजा हो जाए, कोई गलत व्यक्ति ना आ जाए, कोई और किसी को खड़ा ना कर दिया जाए, ठीक है। तो कोर्ट ऐसा करती है, ठीक है। लेकिन पहले नहीं, जब ट्रायल होगा पहले जुडिशियल कस्टडी रहेगी, पुलिस कस्टडी रहेगी, तब नहीं होता, ठीक है। जिस मैंने शायद लॉ ना किया होता तो शायद मैं आपको ये चीजें ना बता सकता था, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत पहाड़ बन जाना था, ठीक है, लेकिन आज मैं मुझे बता रहा हूं सिर्फ मैंने लॉ की वजह से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, वैसे तो ये नहीं बनेगा, ये आर्टिकल 20 देखा जाए तो 20 देखा जाए तो।
अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और रूलिंग दे दी है, मैं आपकी जानकारी में ऐड करना चाहता हूं कि जब पुलिस किसी को पकड़ेगी, पहले उनकी कास्ट लिखती थी, कास्ट पूछती थी कि आपकी कास्ट क्या है, ठीक है। अब इस सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है ना, कहता अब पूरे इंडिया में किसी की कास्ट नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। एफआईआर में उसका नाम लिखो और फादर नेम लिखो, ठीक है, कास्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और ऐड करना चाहता हूं। दूसरा, किसी को भी टेस्टिमनी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो अब आंसर क्या बनता है, अब आंसर क्या बनेगा? डी, बिल्कुल सही है अंकित, जोबन, ज्योतिका, डी फॉर डंगर, ठीक है। तो डी इज करेक्ट आंसर। सुमनप्रीत जी आगे आप, वेल डन। हाँ जी, ओके ओके, हरसिमरन है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, अभी लॉ सीख जाएंगे सारे, सभी को सीखना पड़ेगा। जब ऑफिसर बन गए तो फिर लॉ से तो थोड़ी आप, आपका लॉ से थोड़ी बच सकेंगे आप, ठीक है। सरकार आपको फ्री में लॉ कराएगी 5 स्टार होटलों में रख के, ठीक है। तो आपने सभी ये मन में निश्चय करना है कि हमने फ्री में करना है, अपने पैसों से लॉ नहीं करना, ठीक है। फ्री में क्यों? जब आप ऑफिसर बनेंगे तो सरकार आपको लॉ कराएगी, ठीक है। आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आपको 1 घंटा 2 घंटे क्लासेस देगी और फिर आपको डिग्री भी अवार्ड करेगी, ठीक है। वो पेपर पास करने होते हैं, नहीं सैलरी नहीं बढ़ती, इंक्रीमेंट नहीं लगते, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, लेकिन आप पहले की तरह स्टूडेंट नहीं रहोगे, ठीक है। जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे आपको अच्छे खासे होटल में रखा जाएगा, वहाँ अच्छा खाना खिलाया जाएगा, ठीक है। आपकी पूरी केयर होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आप पेपर में कोई आंख मटक्का भी कर सकते हो, ठीक है। आंख मटक्का मीन्स कि आप को कोई क्वेश्चन नहीं आता तो इधर उधर देख सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ी बहुत ही हेल्प हो जाती है जब इतने बड़े अहदे पे हो जाता है व्यक्ति, वैसे तो रहती नहीं है ऐसी हेल्प लेने की जरूरत। उसका कारण क्या है कि जब इतना बंदा आईएएस आईपीएस कर जाए तो उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं रहता, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टू, टू का क्या आंसर है? The writ of mandamus is available not only against the judicial authorities but also against administrative authorities. Writ of prohibition is issued only against judicial or quasi judicial authority. ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं, विच वन ऑफ द स्टेट आर करेक्ट, ठीक है। हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ जी, बी इज करेक्ट आंसर। सभी जिसने आंसर दिया सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। स्टेटमेंट नंबर 1 क्यों सही नहीं है? स्टेट नंबर 1 क्यों सही नहीं है? हाँ जी, स्टेट नंबर 1 क्यों सही नहीं है? ओनली 2 क्यों सही है? ये बताना पड़ेगा आपको। ऐसे मैं बी नहीं मानता, मैं तो वकील हूं, मैं तो एविडेंस चाहता हूं, ठीक है। टेस्टिमनी आपको देनी पड़ेगी चाहे आर्टिकल 20 मना करता है। अंकित, बिल्कुल ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ मैंडमस होती है,
ठीक है, मैंडमस, ठीक है, आप जुडिशरी के खिलाफ मैंडमस नहीं लेके जा सकते। जज कोई फैसला नहीं सुनाता तो आप मैंडमस नहीं लाएंगे सुप्रीम कोर्ट से कि वो जज अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहा। तो ये ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के खिलाफ होती है। आप मान लो आईएएस, आप डिप्टी कमिश्नर के पास गए, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना दिया, ठीक है, तो वो आपका नहीं लाइसेंस बनाता तो आप इशू कर सकते हो। आप कोर्ट में नहीं ये कह सकते कि मेरा केस 10 साल से चल रहा है तो अभी तक फैसला क्यों नहीं आया। तो कोर्ट के खिलाफ आप मैंडमस रेट नहीं आप ला सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओनली एग्जेक्टिव अथॉरिटी, जहाँ कह लो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ ही होती है। बिल्कुल सही, आप तो भाई बहुत इंटेलिजेंट हो गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लगता है मेरा वेट 1 क्विंटल से पार ना हो जाए। ठीक है, अब 96 केजी है और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये 100 सेंचुरी ना हो जाए कभी। और ये रेट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वेशी जुडिशियल अथॉरिटी। इसका क्या मतलब है? ये क्वेशी जुडिशरी क्या होता है भाई? ये क्वेशी जुडिशरी का क्या मतलब है? ये आपको समझ होना चाहिए, नहीं ऐसे तो मैं ये आपका बी आंसर नहीं मानूंगा। कहते जो प्रोहिबिशन है ये सिर्फ जुडिशियल और क्वेशी जुडिशरी के खिलाफ ही होती है। जुडिशरी तो चलो कोर्ट होगी, क्वेशी जुडिशरी क्या होता है? अमित का बिल्कुल सही आंसर आया, लाइक ट्रिब्यूनल। आप सही कह रहे हैं अमित जी, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। चलो क्वेशी जुडिशरी का आपने एग्जांपल दे दी, मैंने मीनिंग पूछा था। जो नॉन जुडिशरी बॉडी है, हाफ हाफ, क्वेशी का मतलब 50-50 होता है, पार्शली होता है। बिल्कुल सही, कोमल ने सही बताया, पार्शली जुडिशियल। तो उनके खिलाफ प्रोहिबिशन कब होती है? जब छोटी कोर्ट, लोअर कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट की वायलेशन आ जाए तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही सुनती है, तो उस केस को अपने पास बुला लेती है, उसको होल्ड करके, छोटी कोर्ट में जो केस चल रहा होता है उसको होल्ड करके अपने पास बुला लेती है। ये रेट प्रोहिबिशन रेट कहलाती है। ठीक है, तो देखो कि ये लोअर कोर्ट फंडामेंटल राइट के जो केस हैं जितने भी, तो ये हार्ट के पेशेंट हैं, दो डॉक्टर हैं दोनों, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो जो छोटी कोर्ट है एक जनरल डॉक्टर की तरह होती है, ये हार्ट के पेशेंट नहीं देख सकती। तो हार्ट के पेशेंट को सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है, ये मान के चलो आप। तो बी इज करेक्ट आंसर, ओनली 2 इज करेक्ट आंसर। तो जितनी भी रेट है ये सारी किस आर्टिकल के तहत है ये? इन विच आर्टिकल्स रेट्स आर इश्यूज? 32, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये 226 क्या है भाई? टू 226 इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। रिट्स के मैटर में हु इज मोर पावरफुल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? जब फंडामेंटल राइट की वैल्यू वायलेशन होती है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग आर्टिकल 32? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ एक और क्वेश्चन, रिट यूरिसडिक्शन किसकी ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की? रिट यूरिडिक्शन किसकी ज्यादा है? हाई कोर्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट की वायलेशन का केस ले या ना ले उनकी मर्जी है। फंडामेंटल राइट के अलावा और भी रिट इशू कर सकती है हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज ओनली डॉक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स वायलेशन पेशेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
जी। थर्ड का बी पहले हम देखते हैं। कहते देर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रिजर्वेशन मैटर ऑफ प्रमोशन इन द सर्विस ऑफ अंडर द स्टेट इन द फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कहते कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इन द मैटर ऑफ प्रमोशन इन द सर्विस अंडर द स्टेट इन द फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये सही है। नो वर्ड यूज किए इन्होंने, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जो प्रमोशन की बात कहती है। संविधान में रिजर्वेशन से दो आर्टिकल डील करते हैं, 15 एंड 16। इसमें प्रमोशन की बात नहीं की गई। तो ये अंकित का आंसर सही है, ये करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर गेटिंग रिजर्वेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड पोस्ट अंडर द स्टेट क्लास मस्ट बी बैकवर्ड and should not be adequately represented in the service under the state. दूसरी स्टेटमेंट सही है या गलत है? हाँ जी, दूसरी स्टेटमेंट सही है या गलत है? हाँ जी बोलो। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। दूसरी बात रिजर्वेशन की करते हैं जॉब में, तो वो क्लास बैकवर्ड होनी चाहिए और एडिक्वेटली रिप्रेजेंट जिसकी ना हो, मतलब उनको प्रतिनिधित्व ना मिली हो। हाँ जी, दूसरी स्टेटमेंट सही है। ये फोर्थ क्लॉज है, 16 की फोर्थ क्लॉज है। आप नोट करना तो नोट करो। 16 की फोर क्लॉज है, इसमें ऐसा ही लिखा है कि किसी, मान लो कोई
कोई कास्ट है, मतलब उनको खास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्टेट में उनके बंदे कम है जॉब में, तो उनके लिए रिजर्वेशन हो सकती है। हाँ जी, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। लेकिन जो फोर्थ पहली स्टेटमेंट है वो आर्टिकल 15 की एक सब क्लॉज है, फोर्थ, 15 की फोर्थ, ठीक है। 15 की फोर्थ के तहत स्टेट प्रमोशन कर सकता है एस सी एस टी की प्रमोशन फेवर में, प्रमोशन रिजर्वेशन फॉर द मैटर ऑफ प्रमोशन इन द सर्विस, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, ये आर्टिकल 15(4) में कहा गया है, ठीक है। तो इन रियल लाइफ कुछ स्टेट में है ऐसा, लेकिन अनडायरेक्टली ये बात अनडायरेक्टली दी हुई है, मतलब डायरेक्टली नहीं दी हुई। तो आर्टिकल 15(4) में ये एस सी एस टी को रिजर्वेशन देने की बात कही गई है इसमें, आर्टिकल 15(4) में। तो जो पहली क्लॉज है ये गलत है, इन्होंने बोला है कि ऐसी प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन, नो, इस करके जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत है और दूसरी स्टेटमेंट है वो सही है। तो आंसर इसका आ गया बी, ओनली टू। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं आप। हाँ जी, बी इज क्लियर। ये दोनों रिजर्वेशन को डील करते हैं, आर्टिकल 16 की क्लॉज 4 और 15 की क्लॉज 4। 15(4) एस सी एस टी की बात करता है रिजर्वेशन की, और 16(4) है वो स्टेट सिविल मैटर, स्टेट के गवर्नमेंट जॉब की बात करता है कि जिनको स्टेट के में गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, प्रतिनिधित्व नहीं मिली, तो स्टेट उनके लिए कुछ कर सकता है। तो ये चीज क्लियर है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है रिजर्वेशन की। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, अभी क्लियर कर देते हैं। हाँ जी, सबको क्लियर है। आप साथ में बेयर एक्ट लेके, फर्स्ट करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। वो कहते हैं कि ऐसी प्रोविजन नहीं है, लेकिन ऐसी प्रोविजन है। आर्टिकल 64 ये कहता है कि किसी कास्ट को, मान लो वो बैकवर्ड है, तो उनके बंदे जॉब में नहीं है, तो उनको जॉब के लिए रिजर्वेशन दी जा सकती है, ये आर्टिकल 16(4) कहता है। हाँ जी, सभी को क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
Constitutional amendment inserting a regulation in the ninth schedule can be challenged on the ground of the violation basis structure of the constitution. Any legislation enacted by parliament cannot be successfully challenged for affecting the basic structure of the constitution. हाँ जी, अभी तक एक ही आंसर है, जोबनप्रीत का, अमित का बी। हाँ जी, कोई और आंसर किसी का? अंकित का ए आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। अंकित और जोबन, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। मैं समझाता हूँ ये क्या कहते हैं। कहते कोई भी संवैधानिक शोध, कोई नाइन्थ शेड्यूल में कोई रेगुलेशन डालता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी पे कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज आप नाइन्थ शेड्यूल में डाल दो तो आप जुडिशरी का रिव्यू से बच जाएंगे। ठीक है, तो नाइन्थ शेड्यूल पे भी जुडिशरी का रिव्यू हो सकता है। आपको पता है कि नाइन्थ शेड्यूल में जो चीज डाल दें उस पर कोर्ट इंटरफियरेंस नहीं कर सकती, आपने सुना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं कर सकती, बिल्कुल सही है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आप कोई ऐसा लॉ डालेंगे नाइन्थ शेड्यूल में तो फिर ये भी चेक होगा। ठीक है, आप बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं डाल सकते। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। आपने एनजेईसी सुना होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, जो 2015 में मैंने आपको करवाया, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो जो मोदी जी इसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल देते, मान लो सपोज इसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल देते, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसे वर्ड कर सकती थी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती थी। ये चीज है। बोलो, ये चीज समझाई जा रही है? बोलो। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। हम आर्टिकल 21 के तहत हम किसी की जिंदगी नहीं ले सकते, हम किसी की लाइफ नहीं ले सकते। मान लो ऐसा लॉ बना दे पार्लियामेंट के जिसको कोरोना हो जाए, ठीक है, तो उसको मार दो गोली से, क्योंकि और इंडियन को भी कोरोना ना हो जाए। ऐसा लॉ बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ये किसके खिलाफ है? बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो मान लो इसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आप नाइन्थ शेड्यूल में नहीं जा सकते। तो यही पहली स्टेटमेंट कहती है कि उसे चैलेंज किया जा सकता है। फिर पहली स्टेटमेंट क्या होगी? सही होगी कि गलत होगी? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या गलत है? दूसरी स्टेटमेंट कहते हैं कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो उसको सक्सेसफुली चैलेंज नहीं किया जा सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। पहली स्टेटमेंट के बिल्कुल उल्टा है ये। ऐसा नहीं है, हम पहली में तो कह रहे हैं कि उसे चैलेंज किया जा सकता है, दूसरी में कह सकते हैं कि आप चैलेंज नहीं कर सकते। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या आएगा? ए, ओनली वन। हाँ जी, फिफ्थ देखें, फिफ्थ।
हाँ जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ प्रेस, बिल्कुल सही है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, सिखिस को राइट है कि वो कृपान वगैरह डाल सकते हैं, वियर कर सकते हैं। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी में राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड एंड बिजनेस, ये पर्सनल लिबर्टी में नहीं आता, तो ये सी गलत है। राइट टू क्वालिटी इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। ये नेचुरल जस्टिस क्या होता है भाई, आप मुझे बताएं, नेचुरल जस्टिस क्या होता है? सी करेक्टली मैच नहीं है, सी इज करेक्ट आंसर। ये नेचुरल जस्टिस क्या होता है? विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना का, बोथ पार्टी को सुनना है, नेचुरल जस्टिस देना है आपने। सपोज आईपीएस लगे, आपके पास मान लो एक, चलो लड़की मान लेते हैं, एक लड़की आती है कंप्लेंट लेके, ठीक है। कंप्लेंट लेके आती है कि सर एक लड़का है, उसने मुझे छेड़ा है, ठीक है। उसकी बात सुनकर आप लड़के की बात तो सुनो ही ना, ठीक है। तो लड़के को आप अपने थाने में फोन करके कहते कि उस लड़के को उठा लाओ और इतना पीटो, मार मार उसके बेहोश कर दो, ठीक है। जब उसने, आपने बहुत पीटा पीटा उसे, इतना मारा, ठीक है, मार मार कर उसके बेचारे एक मोटे से हौलदार थानेदार को लगा दिया, उन्होंने शराब पीकर उनको बहुत पीटा, मारकर उनका बुरा हाल कर दिया, ठीक है। तो दूसरे दिन आपको पता लगता है कि लड़के का कोई कसूर नहीं है, ठीक है, तो उस लड़की ने लड़के को छेड़ा था, फिर आपको बहुत दर्द होगा। तो ये किस चीज के अगेंस्ट है? नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ये चीज, ये नेचुरल जस्टिस नहीं है, ठीक है। दोनों पार्टी को सुनना है, दोनों पार्टी को सुनना है, बोथ पार्टी की सुननी है आपने, तो इसे कहते हैं नेचुरल जस्टिस। आपके पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि आप किसी को जज कर लें कि कंप्लेंटेंट सच्चा है, कंप्लेंटेंट झूठा भी हो सकता है, ठीक है, ये इंडिया है। हाँ जी, सिक्स्थ का आंसर क्या है? देख लो, आर एक्सप्लेनेशन करता है। कहते प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी बिफोर लॉ मींस दैट देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। कहते कि क्वालिटी बिफोर लॉ का मीनिंग ये है कि देयर शुड बी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। कहते कि सभी के साथ क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो ऑल पर्संस आर नॉट इक्वली बाय नेचर, अटेनमेंट और सर्कमस्टांसेस। कहते हैं कि सभी पर्सन इक्वल नहीं है बाय नेचर, ठीक है, अटेनमेंट और सर्कमस्टांसेस। तो ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ की भाषा में क्वालिटी और चीज है, अदरवाइज क्वालिटी और चीज है। अदरवाइज क्वालिटी क्या है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है। ऐसे तो ये स्टेटमेंट सही है कि ऑल पर्सन नॉट आर इक्वली बाय नेचर, कि नेचर के मुताबिक सभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल 14 के मुताबिक ये सही नहीं है। तो आंसर क्या आना चाहिए, बोलो?
बी। तो बी इज करेक्ट आंसर। दोनों सही है लेकिन अ, दोनों सही है लेकिन दोनों ए की आर एक्सप्लेनेशन नहीं करता। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is envisages by right against exploitation in the Constitution of India? Prohibition of trafficking in human being and forced labor, prohibition of employment of children in factory and mines। 1 और 4 बिल्कुल सही है। किस किस आर्टिकल में ये है? दोनों दोनों ये किस किस आर्टिकल में है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन तो 2 ही आर्टिकल हैं, कौन कौन से हैं? 23-24 बिल्कुल सही है। 23-24 तो दोनों फर्स्ट और फोर्थ 23-24 को डील करता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर है देखो। एट्थ का आंसर क्या आएगा? तो देखो हैबस कॉर्पस क्या है? अनलॉफुल डिटेंशन है। ए का नंबर 2 आंसर आएगा। मैंडमस क्या है? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, फर्स्ट आंसर आएगा मैंडमस का। और क्यू ब्रंटो का क्या है? अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस है, गलत तरीके से किसी ऑफिस पे कब्जा कर लेना। सी का आंसर 4 है। ठीक है। और डी, डी क्या है? शर्शरी क्या है? करेक्शनल डायरेक्शन टू सबॉर्डिनेट कोर्स, तो डी का 3 आएगा। तो बी इज करेक्ट आंसर, 8th का बी। 9th देखो, 9th का क्या आंसर है? नाइन्थ का क्या आंसर आएगा? डी। अंकित का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है अंकित जी। बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। किस आर्टिकल में ये लिखा है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा उनके राइट्स, उनको खत्म भी कर सकते हैं? 33 बिल्कुल सही आंसर है। 10th का आंसर बताएं क्या है? 10th का क्वेश्चन नंबर 10th। ये तो 80 क्वेश्चन है भाई, लगता है आज खत्म नहीं होंगे। जल्दी जल्दी भागेंगे तो आपको समझ ही नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर क्या है? डी। डी इज करेक्ट आंसर। दोनों रेट इशू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। 11th का आंसर देखिए क्या है? हाँ जी, कहते कौन सा फंडामेंट राइट है जिसको डायरेक्टली एक्सप्लिसिटी वर्ड यूज किया इन्होंने, मतलब इसका मतलब डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया फंडामेंटल राइट्स में, बट उनको कई जजमेंट में कोर्ट ने डिसाइड किया है। तो इसका आंसर आएगा डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, आर्टिकल 19(1)(a।
तो 11th का आंसर डी आएगा, डी फॉर डॉक्टर। प्रेस हमारे संविधान में डायरेक्ट नहीं मेंशन हुई है, लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अनडायरेक्टली दी गई है। 12th का आंसर क्या आएगा? तो ये 4 स्टेटमेंट है, आपने बताना है कि कौन सी करेक्ट है। हाँ जी, बी इज करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट है मिनोरिटी हैज ओनली राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कहते इनके पास एक ही राइट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाना, ये गलत चीज है। वो अपनी लिपि भाषा सभ्याचार उसको साम संभाल कर सकते हैं, 29 भी है भाई। तो ये गलत है पहली स्टेटमेंट। मिनोरिटी हैज द राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो बना भी सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं, ये चीज सही है। और थर्ड में राइट टू एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट है, ये गलत है। कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जहां भी एब्सोल्यूट वर्ड है तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इमरजेंसी के दौरान 20 और 21 एब्सोल्यूट हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो जाते हैं वायलेट। स्टेट इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, फांसी दे देते हैं। आर्टिकल 21 में लिखा है कि जब तक कोई व्यक्ति लॉ नहीं तोड़ता, जहाँ कोर्ट के प्रोसीजर द्वारा मतलब एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो आप किसी की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते, तो ऐसी छीनी जाती है। और रीजनेबल स्ट्रक्शन कोर्ट सॉरी स्टेट लगा सकता है। एंड ओनली क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 and 4 आर करेक्ट। हाँ जी, 13 का आंसर बताएं क्या है? 13 इसका बी आंसर है अभी, 12 का बी आंसर है, नॉट ए, बी। 2 and 4 सही है, 2 and 4 सही है, बी आंसर है। हाँ जी, 13 का क्या आंसर आएगा? डी इज करेक्ट आंसर। 16 पब्लिक अपॉर्चुनिटी की क्या बात करता है? डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ वुमेन सर्विस अंडर द स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है 16 में। ठीक है, तो औरतों को स्पेशल प्रोविजन देना आर्टिकल 15 में बताया, 16 में कुछ भी नहीं है औरतों के रिलेटेड। ठीक है, वीमेन के रिलेटेड। तो डी इज करेक्ट आंसर 13 का। 14th देखें, 14th का आंसर क्या है? हाँ जी, 14th का आंसर क्या आएगा?
सी, बोथ 1 और 2 बिल्कुल सही है, सी आएगा। देखो, जो प्रोहिबिशन है बड़ी कोर्ट छोटी कोर्ट को कहती है कि इस मैटर को आप, ठीक है, रोक दो। सीज होता है रोकना, ठीक है, रोक दो, ये आपकी यूरिडिक्शन में नहीं है, बिल्कुल सही है जी। मैं तो पहले ही कहता हूँ, प्रोहिबिशन मैंने जब आपको कराया था मैं कहता हूँ ये हार्ट का मरीज है तो आम डॉक्टर नहीं दे सकता, ठीक है, तो ये सिर्फ बड़ी कोर्ट ही देखेगी, हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट के तो ये क्लेम किया जा सकता है जो भी दुखी पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, तो वो भी क्लेम कर सकती है, मतलब बड़ी कोर्ट को कह सकती है कि आप देखो, ठीक है, दुखी पार्टी भी बड़ी कोर्ट में मैटर ले जा सकती है जी, इफ देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो दोनों सही है। सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी एक पिटिशन है कि आप कोई भी केस है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ना भी हो तो भी ले जा सकते हैं। वो किस आर्टिकल के तहत है पता है आपको? चलो, मैंने कराया आपको स्पेशल लीव पिटिशन, SLP, ठीक है, आप देख लेना स्पेशल लीव पिटिशन। हाँ जी, 15 का आंसर क्या है? 15 का आंसर क्या है? ए। आपने इसको मैच करना है। चलो, पहले लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, ये किस में दिया गया है? राइट टू फ्रीडम में। लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन ये प्रेम्बल में दिया गया, लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये राइट टू फ्रीडम में दिया गया है। मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन ये किस में दिया गया? राइट टू इक्वालिटी में दिया गया। प्रोटेक्शन एंड ट्रस्ट ऑफ माइनॉरिटीज ये कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स में दिया गया। तो डी का आंसर 2 आएगा। तो कौन सी ऑप्शन बनी? ए बनी। तो ए इज करेक्ट आंसर। हाँ जी, 16 का क्या आंसर आएगा? देखो, कहते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है जिसपे स्टेट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। तो ये सी आंसर आएगा, सी। सी इज करेक्ट आंसर। ये पब्लिक ऑर्डर को बनाने के लिए, ठीक है, इस पे भी स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कैसे? मान लो कोई कहीं धर्म समागम हो रहा है, कोई सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, तो लाखों करोड़ों की तादाद से लोग वहां पे गए और वहां पे हुल्लड़बाजी करने लग जाएं, तो वो तो कहेंगे देखो भी हम तो अपनी धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है, हम, ठीक है, हमारे काम में इंटरफियर नहीं करेगा स्टेट, लेकिन स्टेट पब्लिक ऑर्डर बना सकता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज मोरालिटी, मोरालिटी को लेकर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कोई धर्म वाले कहें कि देखो यहाँ शराब पियो, खूब खूब नाचो गाओ, ठीक है, तो जो भी मन में आता है करो, तो मोरालिटी को लेकर स्टेट भी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है। तो स्टेट ने बंद कर दिया है कि कुछ जहाँ शराब शरूब चढ़ती थी वो बंद कर दिया है, ठीक है, मोरालिटी को लेकर। हेल्थ को लेकर आपने सुना होगा जो लोग अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, ठीक है, पहले उनका डॉक्टर चेक करते हैं कि वो फिट है फिर ही जा सकता है, नहीं तो फिर वो भी कोर्ट चला जाए कि भाई
हेल्थ के नाम पे मेरे पे एक बैन क्यों लगा दिया गया, आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो सोशल जस्टिस ये नहीं है, बाकी तीनों पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो सी इज करेक्ट आंसर 16 का। हाँ जी, क्लियर है सबको? सेवनटीन देखिए, 17, 17 का क्या आंसर आएगा? ट्वेंटी वन के तहत कौन सा राइट एंड फंडामेंटल राइट नहीं है? बी। कोई और आंसर? अरे भाई, बॉन्डर लेबर और रिहेबिलिटेशन आफ्टर लीज। अंकेत का बिल्कुल आंसर सही है, सी। कोई महंगाई पत्ता किसी को, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है महंगाई पत्ता देना, ठीक है। अरे भाई, महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को महंगाई पत्ता मिलता है, लोगों को कहाँ महंगाई पत्ता मिलता है। तो ये सी फंडामेंटल राइट नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। जीविका का भी फंडामेंटल राइट है, आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। डी में, डी में बॉन्डर लेबर नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छी हेल्थ, ये भी एक आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये तो बेसिक नीड्स है, फंडामेंटल राइट तो होना ही है। 18 का आंसर देखें, 18 का। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 18, इसके बाद बाकी जो रह गया वो कल करेंगे। प्रिवेंशन डिटेंशन इंक्लूडिंग चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कहते प्रिवेंशन डिटेंशन को इंक्लूड किया गया फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में का संविधान के। Constitution has legislature power with regard to prevention detention in the parliament only, and state legislature have no authority in this regard. हाँ जी, सी इज करेक्ट आंसर। ए ट्रू है और फॉल्स है। प्रिवेंटिव टेंशन दी गई है आर्टिकल 22 के तहत, लेकिन कहते हैं कि प्रिवेंटिव टेंशन है जो, ये स्टेट सब्जेक्ट भी है, कंकरेंट लिस्ट में है, दोनों लॉ बना सकते हैं, ये स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, इसलिए आर गलत है। तो आंसर क्या आ गया? सी। सी इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये कॉन्करेंट में है, ठीक है। प्रिवेंटिव टेंशन पे दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, इसलिए ए ट्रू है, आर गलत है। तो आंसर क्या आ गया? सी। चलो बहुत है आज के लिए। हाँ जी, आज के लिए बहुत। चलो बाकी हम मंडे को करेंगे। गुड नाइट।